अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है हसन रज़ा और आप पढ़ रहे हैं G12 फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा में ये बात तो समझ चुके हैं स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम की टाइप्स कितनी हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता क्या। गुफ्तगू को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं और बात करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम में डिस्कवर होने वाले सबसे पहले स्पेक्ट्रम पे। आज की हमारी गुफ्तगू ज्यादातर होगी ऑन बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज क्या है आप जानना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ आगे हमारे लाइट बोर्ड की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी सी गुफ्तगू आगे लेके चलते हैं। जिस तरह से मैंने भी आपको बताया कि हमें आज के इस लेक्चर में बात करनी है ऑन स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है, थोड़ा सा जरा प्रीवियस लेक्चर को गो थ्रू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में जो चीजें हमने सीखी थी उन्हें जरा रिकॉल कर लेते हैं। हमने ये कहा था कि एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और उस इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट करने के लिए एक पाथ दिया जाता है जिसे हम शेल कहते हैं। अब हर इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड शेल में ऑर्बिट कर रहा है, घूम रहा है। ये बात आप अपने प्रीवियस नॉलेज पे बहुत अच्छे से जानते हैं और आप ये बात भी अपनी प्रीवियस क्लास में समझ चुके हैं, सीख चुके हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा में हमने ये देखा है कि जब आप किसी भी एटम को एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी शेल या लो एनर्जी ऑर्बिट से एक्साइट होकर हाई एनर्जी ऑर्बिट में ट्रांसफर हो जाता है, चला जाता है। ये उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है और जब वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को डी एक्साइट करता है, तो एनर्जी निकाल कर वापस उसी शेल में आ जाता है जहां से जंप करके हायर शेल पे गया होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसी चीज को हम एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब एमिशन स्पेक्ट्रम मुख्तलिफ एक एग्जाम के हुआ करते हैं और ये बात हम देख चुके हैं कि इस एटम के स्पेक्ट्रम को एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा गौर करते हैं जो बात हमने की उसे डायग्राम की फॉर्म में देखते हुए। दिस इज लेट्स से द न्यूक्लियस ऑफ द सिंपलेस्ट एटम, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के इस न्यूक्लियस के गिर्द एक इलेक्ट्रॉन वाक़ई है, मौजूद है। दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट कॉल्ड एज शेल। मैं आपको प्रीवियस क्लास में ये बात बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन एक हो सकता है लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उस एटम में शेल भी एक हो। मैंने इस चीज को इससे एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया था कि शेल एक मोटरवे या एक हाईवे का काम करता है और उस पे मौजूद कार एक इलेक्ट्रॉन है। जरूरी नहीं है कि हर मोटरवे पर हर वक्त गाड़ियां मौजूद हों। बाजुकात मोटरवे या कोई बहुत बड़ी हाईवे खाली भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि हर वक्त उस शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। शेल वो रास्ता, वो पाथ है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी ज्यादा हुआ करती है। सो इसी तरह से इस हाइड्रोजन के एटम के सेंटर में तो न्यूक्लियस मौजूद है और उसके गिर्द एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन तो एक है, इसके गिर्द मजीद ऐसे परमिजिबल ऑर्बिट्स होंगे। परमिजिबल डियर स्टूडेंट्स मतलब ये है ऐसे ऑर्बिट्स मौजूद होंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन घूमना चाहे तो घूम सकता। सो यहां तक दिस इज अनदर, और उससे आगे करते करते कहां तक होंगे, इन्फिनिटी तक होंगे। क्योंकि आप इनिशियल चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक में जानते हैं कि कूलम्स फोर्स इन्फिनिटी पे जाके जीरो होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए जो परमिजिबल ऑर्बिट्स हैं ये अप टू इन्फिनिटी मौजूद हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जे बाल्मर, क्या नाम है, जे बाल्मर। जे बाल्मर ने एक ऑब्जर्वेशन की,
जैसे बाल्मर ने क्या ऑब्जर्वेशन की माय डियर स्टूडेंट्स, उसने ये ऑब्जर्व किया कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन सिंपलेस्ट एटम डियर स्टूडेंट्स, ऐसा एटम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, हम इस पूरे चैप्टर में जो बात करने वाले हैं वो सिंपलेस्ट एटम की करने वाले हैं, मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम की बात करने वाले हैं। सो ये बात भी जो की जा रही है, ये मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम की बात की जा रही है। सो इस जे बाल्मर ने भी मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम के लिए ऑब्जर्व किया कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी लो एनर्जी शेल से किसी भी हाई एनर्जी शेल में एक्साइट कर दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल दिस इलेक्ट्रॉन हैज बीन एक्साइटेड टू थर्ड शेल, ऑब्वियसली ये कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जिसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हाई एनर्जी की चीजें आमतौर पर अनस्टेबल होती हैं, ये नेचर है, याद रखिएगा। सो दिस इलेक्ट्रॉन विल अल्टीमेटली हैव टू डिके, दिस इलेक्ट्रॉन विल अल्टीमेटली हैव टू डीएक्साइट, इसे अपनी वो एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब की है निकाल कर वापस आना है। तो दिस इलेक्ट्रॉन विल गिव ऑफ द एनर्जी और ये वापस डीएक्साइट होकर अगर दूसरे पर आए तो जाहिर है अब वो एनर्जी नहीं निकालेगा जो एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी, उससे कम एनर्जी एमिट करेगा। बाल्मर ने ये प्रेडिक्ट किया और कैलकुलेट किया कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी शेल से जंप करके सेकंड पर फॉल करेगा, दिस इज सेकंड शेल, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, और ऊपर चलते जाएंगे तो हाई, तो जो वेवलेंथ वो एमिट करेगा वो कैसे फाइंड आउट की जा सकती है। बाल्मर ने कुछ कैलकुलेशंस की और ये पाया कि इलेक्ट्रॉन हमेशा जंप करके जब सेकंड शेल पे आया करता है, तो यहां जंप करके जिस पर आ रहा है तो उसे रिप्रेजेंट मैं पी से कर देता हूं। सो लो एनर्जी लेवल का जो शेल है, लोअर शेल जिसे कह सकते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय पी, वो हमेशा 2 है। और हाई एनर्जी शेल कोई भी हो सकता है, यहाँ पर तो थर्ड से फॉल करके आ रहे हैं ना, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, किसी से भी फॉल करके आ सकता है। और हायर शेल एन, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 2 है। तो इस केस में जो एमिटेड वेवलेंथ होगी, डियर स्टूडेंट्स, मैं ये बात नोट में लिखना चाहता हूं, जो एमिटेड वेवलेंथ होगी, एमिटेड वेवलेंथ मस्ट बी इन अ विजिबल रीजन। ये बात बाल्मर ने एक्सपेरिमेंटली भी कैलकुलेट की और थ्रू कैलकुलेशन भी वेरीफाई किया। डियर स्टूडेंट्स, ये कहानी बाल्मर ने 1885 में प्रपोज की थी और उसके बाद 1896 में राइडबर्ग ने इस सारी थ्योरी को थ्योरेटिकली कैलकुलेशन के थ्रू भी एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला। और जो राइडबर्ग ने फॉर्मूला पेश किया था इसी केस में कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर शेल से दूसरे शेल पर फॉल करेगा तो जो एनर्जी, जो वेवलेंथ एमिट करेगा, that would be equals to 1 over lambda is equals to RH 1 over 2 का स्क्वायर minus 1 over n का स्क्वायर। तो here I have told you कि n जो है वो एक हायर शेल है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये वो शेल लिखा जाता है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन फॉल करके आ रहा है, जिस पे जंप करके आ रहा है, और n वो है जहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहा है। अब यहाँ पे RH क्या है जी? दिस इज द राइडबर्ग्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या हुआ करती है डियर स्टूडेंट्स? ये RH क्या है? दिस RH इज कॉल्ड एज
the Rydberg's constant, whose value is 1.097 into 10 raised to the power 7 meters inverse. Dear students, ये बाल्मर ने हमें पहले बता दिया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन हायर शेल से जंप करके सेकंड शेल में फॉल करेगा, उस सूरत में जो एनर्जी एमिट होगी दैट विल ऑलवेज लाई इन अ विजिबल रीजन. सो ये बात मैं यहां पर आपके सामने लिख चुका हूं, लेकिन हम इसे बाल्मर सीरीज क्यों कहते हैं? बाल्मर ने सिर्फ एक वेवलेंथ की बात नहीं की, एक पूरी सीरीज की बात की. तो जो सबसे पहले सीरीज डिस्कवर हुई, जिस पे सबसे पहले काम हुआ, दैट वाज बाल्मर सीरीज. Why it is called as बाल्मर सीरीज? डियर स्टूडेंट्स, इसे बाल्मर सीरीज इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से जंप करके सेकंड पे फॉल करता है, तो हमेशा जो वेवलेंथ एमिट होती है वो विजिबल रीजन में लाई करती है. मिसाल के तौर पे हो सकता है इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड पे जंप करे, हो सकता है इलेक्ट्रॉन फोर्थ से सेकंड पे जंप करे, हो सकता है इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से सेकंड पे जंप करे, या फिर फाइनल पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से सेकंड पे जंप करे. इनमें से किसी भी पॉसिबिलिटी में इलेक्ट्रॉन जहां से भी सेकंड शेल में जंप करेगा, जो एमिटेड वेवलेंथ है वो हमें दिखाई देगी, विजिबल रीजन में लाई करेगी. लिहाजा तमाम की तमाम एमिटेड रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, तो इसीलिए इन्हें बाल्मर सीरीज के अंडर स्टडी किया जाता है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं. सो लिहाजा डियर स्टूडेंट्स, बाल्मर सीरीज के लिए फिर जर्नल फॉर्मूला यही लिखा जाएगा. ये n कोई भी हायर शेल हो सकता है. अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आपको क्लियर करना जरूरी है. सवाल ये पूछा जा सकता है कि बाल्मर सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ कब एमिट होगी? माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात को जरा अंडरस्टैंड कीजिए, जरूरी है. सो वी वांट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज. देखिए, जब हम बात करते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. आप चैप्टर नंबर 19 में फॉर्मूला प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से जो अखज किया गया था पढ़ चुके हैं, यकीनन पढ़ चुके हैं. फॉर्मूला क्या था? थोड़ा सा रिकॉल कर लें. E इज इक्वल्स टू HF, यकीनन आप जानते हैं. इसी तरह से अगर मैं फ्रीक्वेंसी की जगह फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करूं माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो क्या होगी? C इज इक्वल्स टू F लैम्डा. तो F वुड बी इक्वल्स टू C over lambda. If I call this an equation number 1 and this an equation number 2, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को अगर इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो आई विल से E is equals to 8C over lambda. Isn't it, my dear students? So यहां पर ये बात हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं. एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ. ग्रेटर द वेवलेंथ लेसर विल बी द एनर्जी. सो मैं ये देखना चाहता हूं कि बाल्मर सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ कब आएगी. मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब ये है कि एनर्जी जो एमिट हो वो मिनिमम हो. तो मेरा आपसे सवाल है कि मिनिमम एनर्जी कब एमिट होगी? बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन हमेशा सेकंड शेल पे फॉल करेगा. सो मैं इन्हें नाम दे देता हूं 1 2 3 4. सो इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव टू फॉल ऑन अ सेकंड शेल. तो वो कहां से फॉल करे कि एनर्जी मिनिमम एमिट हो? जितना ऊपर से नीचे आएगा उतनी ज्यादा एनर्जी एमिट होगी. जितना क्लोजेस्ट शेल से आएगा उतनी मिनिमम एनर्जी रिलीज होगी. सो इस केस में इलेक्ट्रॉन के लिए बेहतर ये है कि वो थर्ड से सेकंड पर फॉल करे,
ताकि जो एनर्जी एमिट हो वो मिनिमम हो, लिहाजा वेवलेंथ मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए एन और पी की वैल्यूज क्या होंगी? पी जहां पे इलेक्ट्रॉन ने फॉल करना है बाल्मर सीरीज के लिए 2 होगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन ने फॉल करना है फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ इट मस्ट बी 3। तो डियर स्टूडेंट्स, देयर इज नो बिग प्रॉब्लम, आपको बस इस लैम्डा मैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है थ्रू दिस फॉर्मूला, आर एच 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n के स्क्वायर में। अब मैं n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो चलिए करते हैं। 1/λ max इज इक्वल्स टू आर एच 1/2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 1/3 का स्क्वायर यहां पुट कर सकता हूं। एक स्टेप आपके लिए एक्स्ट्रा करूं ताकि आप किसी तो और कंफ्यूज ना हो जाएं। थोड़ी सी गुफ्तगू को इसी से आगे यहां पे करता हूं आपके सामने। 1/λ max इज इक्वल्स टू आर एच 1/4 माइनस 1/9। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है? यू जस्ट नीड टू टेक एन एलसीएम हियर। आपको एलसीएम लेना है। लैम्डा मैक्स वुड बी इक्वल्स टू आर एच। स्टूडेंट्स, एलसीएम अगर मैं लूं 4 और 9 का, तो 4 और 9 का एलसीएम क्या होगा? जब हमें एलसीएम ऐसे कैलकुलेट ना करना आ रहा हो तो देयर इज अ वेरी सिंपल टेक्निक, वेरी सिंपल टास्क। आप इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें। 4 9s आर 36, ये 4 9s आर 36 है। 9 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 4s आर माइनस 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट समथिंग लाइक दिस। So 1/λ max is equals to RH। 36 को as it is लिख देंगे, 9 minus 4 is 5। My dear students, तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? लिखी जा सकती है, इस सारे का रेसिप्रोकल ले लें, 36/5 RH। This H is in subscript, छोटा लिखा हुआ नीचे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास लैम्डा मैक्स की मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी इन बाल्मर सीरीज, यानी बाल्मर सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ ये निकल सकती है। क्योंकि हमने मैक्सिमम वेवलेंथ की बात की तो अब हमें मिनिमम वेवलेंथ की भी बात करनी है। डियर स्टूडेंट्स, अब मिनिमम वेवलेंथ कब निकलेगी? आप देख चुके हैं E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। अगर हम चाहते हैं कि एमिटेड वेवलेंथ मिनिमम हो तो एमिटेड रेडिएशन की एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए। एनर्जी मैक्सिमम होने का मतलब है कि अब इलेक्ट्रॉन बहुत दूर से फॉल करके इस शेल पर आएगा। दैट मीन्स बहुत दूर, आखिर कितना दूर? इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव टू फॉल फ्रॉम इंफिनिटी ऑन टू द सेकेंड शेल ताकि मैक्सिमम एनर्जी एमिट करे। जब एनर्जी मैक्सिमम एमिट करेगा तो वेवलेंथ मिनिमम एमिट होगी। सो ये बात बहुत सिंपल है, तो चूंकि सिंपल है तो फिर सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। 1/λ मिनिमम इज इक्वल टू राइडबर्ग्स कांस्टेंट 1/2 का स्क्वायर एज इट इज। दिस टाइम मैं n की जगह इंफिनिटी का स्क्वायर पुट कर दूंगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स लैम्डा मिनिमम के लिए आपके नीचे इसी के साथ लिख रहा हूं ताकि फिर आगे हमारी गुफ्तगू चल सके। लैम्डा मिनिमम के लिए माय डियर स्टूडेंट्स n की वैल्यू याद रखिए इंफिनिटी है। ये मत समझिएगा कि मैं गुफ्तगू आगे ले जाकर वापस आ रहा हूं, क्योंकि मैं यहाँ पर शेल को डिस्कस कर रहा हूं तो इसी के नीचे इसी की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। यानी कि जो n हमने इंफिनिटी पुट किया है वो आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर n कहाँ से इंफिनिटी आया। वापस डेरिवेशन की जाने बातें हैं डियर स्टूडेंट्स। चलिए फिर 1/λ मिनिमम क्या होगा इज इक्वल टू आर एच 1/4। याद रखें समथिंग ओवर इंफिनिटी। आप किसी भी चीज को इंफिनिटी पर डिवाइड कर दें इट विल बिकम 0। हमारे पास लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी आर एच 1/4। तो ये 1/λ मिनिमम है, लैम्डा मिनिमम विल बिकम 4/RH। सो ये
मिनिमम वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज भी आ चुकी है। यानी बाल्मर सीरीज में मिनिमम वेवलेंथ उस वक्त एमिट होगी जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से फॉल करके दूसरे शेल पर आएगा, और वो वेवलेंथ की वैल्यू इस फॉर्मूला से फाइंड आउट की जा सकती। और बाल्मर सीरीज में जो मैक्सिमम वेवलेंथ एमिट होगी वो उस वक्त एमिट होगी जब इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से फॉल करके सेकंड शेल पे आ रहा होगा। अब इस केस में डियर स्टूडेंट्स जो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी वो 36/5 इंटू राइडबर्ग्स कांस्टेंट से कैलकुलेट की जा सकती है। वेरी फेम, ये सारा कुछ एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा गया है। और आखिरी बात जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछी जा सकती है वो ये है, बाल्मर सीरीज में मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ की रेशियो क्या है। लैम्डा मैक्स टू द लैम्डा मिनिमम फॉर बाल्मर सीरीज, तो वो क्या होगी। अब एक स्टेप और करें और वो रेशियो को कैलकुलेट कर ले। माय डियर स्टूडेंट्स, नो बिग डील। मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला है 36/5 राइडबर्ग्स कांस्टेंट, डिवाइड कर दीजिए इसको 4 ओवर राइडबर्ग्स कांस्टेंट। राइडबर्ग्स कांस्टेंट से कैंसिल, 36 इस 4 से कैंसिल, हमारे पास रेशियो आ जाएगी 9/5 की। यानी मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ की जो रेशियो है वो 9:5 या 9/5 की है। डियर स्टूडेंट्स, हमने इस बाल्मर सीरीज की गुफ्तगू को डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आई हैं। इनसे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम इस तरह की मजीद स्पेक्ट्रल लाइंस को डिस्कस करेंगे। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।